तो आज चर्चा करेंगे हम केदारखंड के बारे में। इससे पहले हमने जो क्या मानस खंड के सभी जनपद थे, ठीक है, 6 जनपदों के बारे में चर्चा कर लिए। आज बात करेंगे केदारखंड के बारे में। जितने भी केदारखंड के जनपद हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। केदारखंड मतलब गढ़वाल क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। पौराणिक ग्रंथों में मानसखंड और केदारखंड यूज किया गया है, ठीक है, प्रयोग किया गया है। कुमाऊं के लिए मानसखंड और गढ़वाल के लिए केदारखंड। तो आज बात करने वाले हैं केदारखंड के बारे में। जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य बनेंगे व्याख्यात्मक रूप में उनका चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। ये देखो पौड़ी गढ़वाल का ये एक सुंदर सा दृश्य है, ठीक है। पौड़ी गढ़वाल का सुंदर सा दृश्य है, पहाड़ों के बीच में बसा हुआ क्या है, एक प्लेस है। तो आइए इसके बारे में प्रारंभ करते हो। देखो पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि जो कर्णाश्रम है किस नदी के तट पे है, तो मालिनी नदी के तट पर है, ठीक है। कर्णाश्रम क्यों प्रसिद्ध है, तो शकुंतला और किसका, दुष्यंत प्रेम प्रसंग के लिए प्रसिद्ध है। और कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम उनकी जो प्रमुख रचना थी उसकी रचना भी इसी के आश्रम में की थी, ठीक है। तो यही केदारखंड के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो प्रशासनिक ढांचा जान लेते हैं। इसका पहला जनपद ले रहा हूं पौड़ी गढ़वाल के बारे में, ठीक है। इसके बाद 6 जनपदों के बारे में और चर्चा करेंगे। इसके 7 जनपद है हमारे पौड़ी पे, गढ़वाल पे, ठीक है। तो पहले बात करनी है पौड़ी गढ़वाल के बारे में। प्रशासनिक ढांचा देख लेते हैं एक बार, ठीक है। 1960 में जिसे गढ़वाल जिले के रूप में जाना जाता था उसे पौड़ी गढ़वाल और चमोली जिलों में से विभाजित किया गया। देखो 1960 में जिसे गढ़वाल जिले के रूप में जाना जाता था, 1960 तक इसे क्या जाना जाता था, गढ़वाल के रूप में जाना जाता था। उसे पौड़ी और चमोली जिलों से विभाजित किया गया। किससे, एक पौड़ी और एक चमोली जिलों से इसे क्या किया गया, विभाजित किया गया था, ठीक है। 1997 में पौड़ी गढ़वाल जिले में एक अतिरिक्त क्षेत्र बनाया गया। 1997 पे इस पे क्या बनाया गया, पौड़ी पे एक अतिरिक्त क्षेत्र बनाया गया और रुद्रप्रयाग जिला बनाने के लिए चमोली और टिहरी गढ़वाल जिलों के कुछ हिस्सों का विलय कर लिया गया, ठीक है। 1997 में इसमें एक अतिरिक्त क्षेत्र बनाने की क्या हुई, मांग उठी, जो क्या था, जिसका नाम रुद्रप्रयाग जिला, ठीक है। चमोली और गढ़वाल के जिलों को हिस्सों से अलग करके विलय करके इसे बनाने की क्या की गई, घोषणा की गई, ठीक है। जिला प्रशासनिक रूप से इसमें 10 तहसीलें, 15 विकास खंड और कितना 3142 गांव में विभाजित किया, ठीक है। पौड़ी गढ़वाल में 10 तहसील हो गए, 15 विकास खंड हो गए और 3142 गांव में विभाजित किया गया। देखो तहसील कौन कौन से हैं, देखो पौरिस हो गया, लैंसडाउन हो गया, कोटद्वार हो गया, ठीक है, थालीशैण हो गया, धूमाकोटी हो गया, श्रीनगर हो गया, सतपुली हो गया, यमकेश्वरी हो गया और चौबट्टा खाली हो गया। ये इसके क्या है, तहसील है। विकास खंडों की बात करें तो कोट हो गया, ठीक है, और कलजी खाल, ठीक है। पौड़ी गढ़वाल का सबसे बड़ा ब्लॉक है कलजी खाल, ठीक है। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि पौड़ी गढ़वाल का सबसे बड़ा ब्लॉक कौन सा है, तो कलजी खाल है, ठीक है। पौरिस हो गया, पबे हो गया, बिरोनी खाली हो गया, द्वारिका खाली हो गया, दुगट्टा हो गया और क्या बोला कि जय हरि खाली हो गया, एकेश्वर, रिखनी खाली, रमकेश्वरी, नैंदी डंडा, पोखरा और खिरसू इसके क्या है, और थालीशैण इसके क्या है, प्रमुख विकास खंड हैं, ठीक है। तो आइए अब चर्चा करते हैं इसके एक्स्ट्रा जो इंपोर्टेंट फैक्ट है उनके बारे में। तो देखो पौड़ी गढ़वाल जिला वृत्ताकार रूप में है। कैसा है, वृत्ताकार रूप में, ठीक है। वृत्त कैसा होता है, तो जैसा वृत्त होता है वैसा ही क्या है, पौड़ी गढ़वाल का आकार है, ठीक है। ऐसा आकार है पौड़ी गढ़वाल का, ठीक है, वृत्ताकार रूप में है, ठीक है। जिसमें हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया, टिहरी गढ़वाल हो गया, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा और नैनीताल सम्मिलित हैं। देखो अभी अल्मोड़ा अलग डिस्ट्रिक्ट हो गया, नैनीताल भी अलग डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है, वृत्ताकार है। तो ये पहले मैं इतिहास बता रहा हूं आपको, ठीक है। यहां से स्थित हिमालय नदियां, जंगल और ऊंचे ऊंचे शिखर यहाँ की खूबसूरती को अधिक बढ़ाते हैं। पौड़ी समुद्र तल से लगभग कितना 1814 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। देखो पौड़ी की जो ऊंचाई है सी लेवल समुद्र तल से कितना 1814 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बर्फ से ढके हिमालय शिखर पौड़ी की खूबसूरती को कहीं अधिक बढ़ा देते हैं। जो बर्फ से ढके हुए हैं हिमालय के शिखर वो पौड़ी गढ़वाल की क्या खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ के पर्यटन स्थलों की बात कर लेते हैं, ठीक है, फटाफट एक सीरीज देख लेते हैं। तो एक कंडोलिया मंदिर है, ठीक है, पौड़ी गढ़वाल का प्रमुख कंडोलिया मंदिर। तो आइए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। ये है, आप चित्र में देख सकते हो, ये है कंडोलिया मंदिर। तो किसको समर्पित है, शिव को समर्पित है, ठीक है। शिव मंदिर कंडोलिया देवता पौड़ी से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कंडोलिया देवता का यह मंदिर वहां के भूमि देवता के रूप में पूजे जाते हैं, ठीक है। कंडोलिया देवता मंदिर मतलब वहां की भूमि, मतलब जैसे कुमाऊं में भूमियाव देवता को पूजते हैं भूमि के भूमि को मानकर, वैसे यहाँ पे कंडोलिया देवता को पूजते हैं भूमि के लिए, ठीक है, याद रखना।
इस मंदिर के समीप ही खूबसूरत पार्क और खेल परिसर भी स्थित है। इससे कुछ मिनट की दूरी पर ही एशिया का सबसे ऊंचा स्टेडियम क्या रांची भी है। देखो एशिया का सबसे बड़ा स्टेडियम भी यही है, कंडोलिया मंदिर के कुछ निकट पे है। ठीक है, सबसे बड़ा एशिया का एक स्टेडियम है जिसका नाम क्या है, रांची स्टेडियम। ठीक है, गर्मियों के दौरान कंडोलिया पार्क में पर्यटकों की भारी मात्रा में भीड़ देखी जा सकती है। पर्यटक बहुत आते हैं यहाँ गर्मियों में। ठीक है, अपनी छुट्टियों को बिताने के लिए यहाँ आने वाले पर्यटक अपने परिवार के साथ यहाँ पर पूरा पूरा मजा उठाते हैं। इस पार्क में एक तरफ खूबसूरत पौड़ी शहर को देखा जा सकता है, वहीं दूसरी ओर क्या गंगवोरेशियन घाटी भी स्थित है। क्या है यहाँ पे, गंगवोरेशियन घाटी भी यहीं पर स्थित है। ठीक है, कंडोलिया मंदिर में सर्दियों में हिमालय बहुत सुंदर दिखाई देता है। देखो सर्दियों का मौसम है, वर्षा ऋतु चल रही है, तो हिमालय के दृश्य तो मनोरम दिखाई देंगे, क्योंकि वहाँ की जो हिमालय पर्वत की जो क्या होती हैं, पर्वत चौखंबा त्रिशूल हो गया, ठीक है, ऐसे नीलखंड ऐसे जो चोटियां हैं उन पे क्या होती है, बर्फ से ढके होते हैं और बड़ा सुंदर चांदी सोने, ठीक है, हीरे जैसे चमक इनकी दिखाई देती है। ठीक है, आगे चर्चा कर लेते हैं। हिमालय बहुत सुंदर दिखाई देता है, वो बता दिया मैंने। हिमालय की बंदरपूछ, केदारनाथ, चौखंबा, नीलखंड, त्रिशूल आदि चोटियां यहाँ की बहुत खूबसूरत दर्शन होते हैं। यहाँ से इनके क्या होते हैं, बहुत ज्यादा खूबसूरत दर्शन होते हैं। जिस प्रकार मैंने क्या बताया कि जो हिमालय की जो प्रमुख चोटियां हैं, त्रिशूल हो गया, चौखंबा हो गया, नंदा देवी होता है, यहाँ कौसानी से इनके दर्शन होते हैं, और नैनीताल के जो नैना पीक है वहां से भी इनके दर्शन होते हैं। तो वैसे यहाँ से भी इनके क्या होते हैं, बहुत ही मनोरम दृश्य दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ का पर्यटन स्थल है बिनसर महादेव। ठीक है, बिनसर महादेव मंदिर 2480 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। कहाँ पे, 2480 ऊंचाई पर स्थित है। यह पौड़ी से 114 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह जगह अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए जाना जाता है। यह मंदिर भगवान हरगौरी, गणेश और महिषमर्दिनी के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है बिनसर महादेव मंदिर, देखो बिनसर महादेव मंदिर किसके लिए, हरगौरी हो गया, गणेश जी हो गए, महिषासुर मर्दिनी हो गई, ठीक है, और क्या हो गया, हमारे इन भगवानों को क्या है, समर्पित है। ठीक है, तो इस मंदिर को लेकर यह माना जाता है कि मंदिर महाराजा पृथ्वी ने अपने पिता बिंदु की याद में बनवाया था। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, महाराजा पृथ्वी ने अपने पिता बिंदु की याद में करवाया था। इस मंदिर को बिंदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जो बिनसर महादेव है इसको किस नाम से जाना जाता है, बिंदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल के कहाँ पे है ये, पौड़ी गढ़वाल के किस उसमें है ये थालीसैंण में स्थित है बिनसर मंदिर। ठीक है, और बिंदेश्वर के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है ताराकुंड के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट पर्यटक स्थल है ताराकुंड। तो ताराकुंड के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ताराकुंड। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत एवं आकर्षित जगह है ताराकुंड पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, जो पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। देखो क्या है, जैसे आकर्षित चीज होगी, मनोरम दृश्य होगा, तो पर्यटकों को क्या करेगा, वो लुभाता ही है। तो यही ताराकुंड पर्यटकों को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। ताराकुंड अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ से आसपास का नजारा काफी मनमोहक लगता है। देखो ताराकुंड अगर समुद्र तल से 2200 मीटर ऊंचाई पे है, तो उतनी ऊंची से अगर आप नीचे भूमि को देखोगे तो वहां का दृश्य मनमोहक लगेगा ही, वो तो डेफिनेटली लगेगा ही। ठीक है, जैसे आपको मैं नैना पीक से नैनीताल का अच्छा सा दृश्य दिखता है, ठीक है, ऊंची चोटियों से दिखता है, वही बात कर रहा हूं मैं, और कुछ नहीं बता रहा हूं आपको। एक छोटी सी झील और बहुत पुराना मंदिर इस जगह को अधिक सुंदर बना जाता है। एक छोटी सी झील है और एक पुराना मंदिर है इस पे, ठीक है, जो इसको अधिक सुंदर बनाता है। साथ ही ऊंची पहाड़ियों के बीच बने मंदिरों के साथ 9 बांस गहरा कुआं भी है। देखो 9 बांस का क्या है, गहरा कुआं भी यहीं पर स्थित है। ठीक है, बहुत ही प्यारा कुआं है जो अपनी ओर क्या करता है, पर्यटकों को आकर्षित करता है, जो खुद में एक आश्चर्य है। बताया जाता है कि स्वर्गारोहण के वक्त पांडव यहाँ आए थे। क्या बताया जाता है कि जब पांडव स्वर्गारोहण गए थे तो तब वहां पांडव इस जगह पे आए थे। ठीक है, उन्होंने ही ये मंदिर बनाया था। यह तीज का त्योहार यहाँ रहने वाले स्थानीय निवासियों द्वारा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ पे क्या मनाया जाता है, तीज का त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि यह त्योहार विशेष रूप से भूमि देवता को समर्पित है। तीज त्योहार किसे समर्पित है, विशेष रूप से भूमि देवता को समर्पित है। और भूमि देवता की पूजा किस मंदिर के रूप में की जाती है, यहाँ पे कंडोलिया देवता के रूप में। ठीक है, जो भगवान शिव को समर्पित है। ताराकुंड पहुंचने का एक रास्ता क्या है, सिरतोली गांव से होकर भी जाता है। ताराकुंड पहुंचने का एक रास्ता कहां से, सिरतोली से होकर भी जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कर्णाश्रम, जो अपने क्या है, पौराणिक कार्य से अपने लिए क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, महान जो हमारे कवि हुए थे, महान जो हमारे क्या थे, कवि थे, रचनाकार थे, हमारे कौन थे, हमारे
कौन थे हमारे? कालिदास जी। उनकी प्रमुख रचना यहीं पर हुई, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, फेमस है उनकी। तो कर्णाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? तो मालिनी नदी के तट पर क्या है? कर्णाश्रम स्थित है, ठीक है। परीक्षाओं में पूछा गया हुआ प्रश्न है उत्तराखंड के कि मालिनी नदी जो कर्णाश्रम है किस नदी के तट पे है? तो मालिनी नदी के तट पर स्थित है कर्णाश्रम, ठीक है। कोटद्वार के इस स्थान की दूरी 14 किलोमीटर है। कोटद्वार से कितना? 14 किलोमीटर इसकी दूरी है। यहाँ स्थित कर्ण ऋषि आश्रम बहुत ही महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक जगह है। ऐसा माना जाता है कि जो क्या था, सागा विश्वामित्रा ने यहाँ पर तपस्या की थी। किसने तपस्या की थी यहाँ पे? सागा विश्वामित्र ने यहाँ पे तपस्या की थी। भगवानों के देवता इंद्र उसकी तपस्या देखकर अत्यंत चिंतित हो गई। भगवानों के देवता, ठीक है, राजा जो इंद्र जी हैं, इनकी तपस्या को देख के क्या हुए? अत्यंत चिंतित हो गए और उन्होंने उनकी तपस्या भंग करने के लिए मेनका को भेजा। उनकी तपस्या को भंग करने के लिए मेनका को भेजा, ठीक है। देखो, साधु अगर तपस्या कर रहा है, अपनी तपस में लीन है, तो इंद्र क्या हो गए? उन्हें देख के चिंतित हो गए। उन्होंने मेनका को भेज दिया कि जाओ तुम सागा विश्वामित्र ऋषि के वहां नीचे जाओ और क्या करो? उनकी तपस्या को भंग करो, ठीक है। मेनका विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने में सफल भी रही। और क्या रही? विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने में सफल भी रही। इसके बाद मेनका ने कन्या के रूप में जन्म लिया और पुनः स्वर्ग आ गई। इसके रूप में क्या लिया? उन्होंने पुनः कन्या के रूप में जन्म लिया और स्वर्ग आ गई। बाद में वही कन्या शकुंतला के नाम से जानने लगा। देखो, बाद में वही क्या? कन्या शकुंतला के नाम से जाने लगा यह स्थान, ठीक है। देखो, शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम प्रसंग कहानी यही कर्णाश्रम से क्या है? संबंधित है, ठीक है। यही कर्णाश्रम से जो मालिनी नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है। और उनका विवाह हस्तिनापुर के महाराजा से हो गया। हस्तिनापुर से के महाराजा से हो गया, ठीक है। शकुंतला ने कुछ समय बाद एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम भारत रखा गया। देखो, शकुंतला ने कुछ समय पश्चात एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम भारत रखा गया। भारत राजा बनने के बाद हमारे देश का नाम क्या पड़ गया? भारत रखा गया। देखो, जो क्या है, शकुंतला और दुष्यंत का प्रेम प्रसंग इसी किससे? कर्णाश्रम से संबंधित है। उसके बाद वहां उनका एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम क्या रखा गया? भारत रखा गया, जिसका नाम हमारे देश के नाम पर पड़ गया, ठीक है। भरत जी राजा के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा, ठीक है। कर्णाश्रम वेरी इंपोर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं चरकडांड के बारे में। चरकडांड के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। आयुर्वेद के जनक महर्षि चरक की जन्मस्थली चरकडांडा कोटद्वार से मात्र 25 किलोमीटर दूर खूबसूरत वादियों के बीच चरक एक महर्षि एवं आयुर्वेदिक विचार रथ के रूप में विख्यात है, ठीक है। देखो, आयुर्वेद के जनक कौन है? महर्षि चरक हैं, ठीक है। इनकी जन्मस्थली कहाँ है? चरकडांडा। कोटद्वार से कितना किलोमीटर? 25 किलोमीटर दूर खूबसूरत वादियों के बीच चरक एक महर्षि एवं आयुर्वेदिक विशारद के रूप में विख्यात है। वे कृष्णान राज्य के राजवैद्य थे। कहाँ के? वो कुषाण राज्य के क्या थे? राजवैद्य थे, ठीक है। इनके द्वारा रचित चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक ग्रंथ है। चरक द्वारा क्या रची गई? एक प्रसिद्ध ग्रंथ रची गई जिसका नाम क्या है? चरक संहिता है, ठीक है। इसमें रोगनाशक एवं रोग निरोधक दवाइयों का उल्लेख है। किसके? जो चरक संहिता है किससे है? आयुर्वेद से संबंधित है। किसके द्वारा रची गई? चरक के द्वारा रची गई, ठीक है। किसके? महर्षि चरक द्वारा रची गई। और इसके में किसका अध्ययन किया जाता है? रोगनाशक में रोग निरोधक दवाओं का क्या है? उल्लेख है तथा सोना चांदी लोहा पारा आदि धातुओं को भस्म एवं उनके उपयोग का वर्णन मिलता है। देखो, सोना चांदी लोहा पारा आदि धातुओं को भस्म एवं उनके उपयोग का भी इसमें वर्णन मिलता है, ठीक है, चरक संहिता में। आचार्य चरक ने आचार्य अग्रवेश के अग्रवेशन तंत्र में कुछ स्थान तथा अध्याय जोड़कर उसे एक नया रूप दे दिया जिसे आज चरक संहिता के नाम से जाना जाता है। देखो, उस पर कुछ नया जोड़ दिया उन्होंने। क्या जोड़ा? आचार्य अग्रवेश के अग्रवेश तंत्र के कुछ स्थान में अध्याय जोड़कर इसका नया रूप दे दिया जिसे आज चरक संहिता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यह एक छोटा सा गांव, इस गांव की ऊंचाई लैंसडाउन के लगभग बराबर है, 6600 फीट। दिल्ली के मात्र 230 किलोमीटर दूर बेहतर खूबसूरत हसीन वादियों में भूमि जो एक बार यहाँ आए यहाँ का ही होकर रह जाए, ठीक है। अपंग जो क्या बोला कि अपमिंगिंग टूरिज्म है ये, ठीक है। और पौड़ी गढ़वाल जिन पर्यटकों को लेक से हटकर देखने के लिए, उनको बेहद खूबसूरत जगहों को क्या टहलने के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला फैक्ट, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना मैंने बताया ये आयुर्वेद के बारे में कि चरक संहिता के
ग्रंथ किसकी है, ठीक है, उसमें किसका अध्ययन किया जाता है, वो महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब बात करते हैं दूधातोली के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। दूधातोली, इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो 3100 मीटर ऊंचाई पे है समुद्र तल से, ठीक है। सी लेवल से इसकी ऊंचाई कितनी है, 3100 मीटर की ऊंचाई पर है। यह स्थान जंगल से घिरा हुआ है। यहाँ तक पहुंचने के लिए क्या थलीसैंण से होते हुए पीठसैंण पहुंचा जा सकता है। यहाँ पहुंचने के लिए थलीसैंण से होते हुए पीठसैंण पहुंचकर इस स्थान दूधातोली पर पहुंचा जा सकता है, ठीक है। देखो एक प्रश्न ऐसा बन जाता है, कैसा प्रश्न बन जाता है, लघु या मध्य हिमालय के अंतर्गत चमोली, पौड़ी तथा अल्मोड़ा जिलों में फैले हुए दूधातोली श्रृंखला को क्या कहा जाता है, तो इनको क्या कहा जाता है, उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है, ठीक है। उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है दूधातोली श्रेणी को, ठीक है। कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, ये मैंने बताया कि हिमालय, मध्य हिमालय के अंतर्गत चमोली, पौड़ी, अल्मोड़ा जिलों में दूधातोली श्रृंखला फैले हुए हैं। इसे क्या बोलते हैं, उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है, ठीक है। उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है, ये मैंने आपको बता दिया है, याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कभी पूछ लिया जाता है। अभी तो बहुत ज्यादा सिलेबस चेंज हो गया है, लेकिन कभी पूछ लिया जा सकता है। आगे चर्चा करते हैं। देखो सड़क द्वारा पीठसैंण से दूधातोली की दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर से, 10 सड़क से 10 किलोमीटर आगे है, ठीक है। दूधातोली पौड़ी के खूबसूरत स्थानों में से एक है। यह स्थान हिमालय के चारों ओर से घिरा हुआ है। दूधातोली क्या हिमालय के चारों ओर से घिरा हुआ है। यहाँ का नज़ारा बहुत ही आकर्षक है, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को सदैव अपनी ओर आकर्षित करता है। गढ़वाल के स्वतंत्रता सेनानी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को भी यह स्थान काफी पसंद आया था। गढ़वाल के एक स्वतंत्रता सेनानी थी, ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध हैं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी, ठीक है, आप जानते ही हैं इनके बारे में। देखो बात आ गई अगर हमारे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के बारे में, तो थोड़ी इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। जन्म कब हुआ, 25 दिसंबर कब 1891 में हुआ, ठीक है, इनका जन्म, ठीक है। ये भारतीय इतिहास में पेशावर कांड के नायक के रूप में याद किए जाते हैं। भारतीय इतिहास में पेशावर कांड के नायक के रूप में किसे याद किया जाता है, हमारे ये हमारे हैं चंद्र सिंह गढ़वाली जी को, ठीक है। थोड़ी और जान लेते हैं, ठीक है। चंद्र सिंह गढ़वाली जी के पूर्वज गढ़वाल की राजधानी चांदपुर गढ़ के थे। चंद्र सिंह के पिता का नाम क्या था, जलौथ सिंह भंडारी था, और वह एक अनपढ़ किसान थे। इसी कारण चंद्र सिंह को भी वो शिक्षित नहीं कर सके, पर चंद्र सिंह ने अपनी मेहनत से ही पढ़ना लिखना सीख लिया, ठीक है। अपनी मेहनत से इन्हें क्या किया, पढ़ना लिखना सीख लिया चंद्र सिंह गढ़वाली जी ने, ठीक है। याद रखना इनके बारे में, इतना बहुत है। अगर आप इससे ज्यादा इनके बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मैं इनके बारे में एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं ज्वालपा देवी मंदिर। देखो मैंने एक और ज्वालपा देवी मंदिर के बारे में आपको बताया था, ठीक है। उधम सिंह नगर में देखो बाला देवी सुंदरी, ठीक है, बाला सुंदरी देवी का मंदिर को किस नाम से जाना जाता है, ज्वालपा देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है, और उज्जैनी देवी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। लेकिन वो उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थित था ज्वालपा देवी, उज्जैनी देवी, बाला सुंदरी देवी मंदिर, ठीक है। ये बात करें हम पौड़ी गढ़वाल के बारे में, ठीक है। तो आइए ज्वालपा देवी के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो ज्वालपा देवी क्या बोल रहा है कि यह क्षेत्र प्रसिद्ध शक्तिपीठ माता दुर्गा को समर्पित है। ज्वालपा देवी किसको समर्पित है, नाम से ही आपको पता है कि माँ दुर्गा को समर्पित है, ठीक है। प्रसिद्ध क्या है, शक्तिपीठों में माँ दुर्गा जी को समर्पित है ज्वालपा देवी मंदिर, ठीक है। इस स्थान की दूरी पौड़ी कोटद्वार सड़क मार्ग से 33 किलोमीटर है। पौड़ी जो कोटद्वार है सड़क से, इसकी दूरी कितनी है, 33 किलोमीटर है, ठीक है। यह स्थान भी प्रमुख धार्मिक स्थानों में से एक है। हर साल भक्तगण भारी संख्या में माता के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। पौड़ी गढ़वाल कोटद्वार सड़क मार्ग से स्थित ज्वालपा देवी मंदिर की दूरी कितनी है, 33-34 किलोमीटर है। हर साल नवरात्रों में के अवसर पर यहाँ ज्वालपा देवी विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ पर एक संस्कृत विद्यालय पे है, जहाँ दूर दूर से आने वाले शरणार्थी दीक्षा ग्रहण करते हैं, ठीक है। यहीं पर एक क्या है, संस्कृत विद्यालय भी है, ठीक है, जिससे क्या दूर दूर से आए हुए लोग क्या करते हैं, शिक्षा और दीक्षा ग्रहण करते हैं। अब बात करते हैं खिरसू के बारे में, ठीक है। खिरसू मंडल मुख्यालय पौड़ी से 19 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। खिरसू से हिमालय की रेंज के दीदार होते हैं। हिमालय की रेंज के दीदार कहाँ से होते हैं, खिरसू से होते हैं, ठीक है। पौड़ी गढ़वाल मुख्यालय से कितना, 19 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, ठीक है। यह एक पर्यटक ग्राम है। यही कारण है कि यह जगह भारी संख्या में पर्यटकों की अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ से बहुत से जाने अनजाने नाम वाले शिखरों का नज़ारा देखा जाता है। जिन शिखरों के नाम जानते भी नहीं हो, अनजाने हैं, उनका भी यहाँ से नज़ारा दिखाई देता है, ठीक है। यह पौड़ी से 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। खिरसू काफी शांतिपूर्ण स्थल है। देखो काफी शांतिपूर्ण वातावरण स्थल है खिरसू, ठीक है। इसके अलावा खिरसू पूरी तरह से प्रदूषित रहित जगह है। देखो यहाँ प्रदूषण नहीं है, पूरी तरह क्या है, प्रदूषण रहित जगह है, ठीक है। प्रदूषण मतलब जो गंदगी होती है, रहित मतलब बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यह जगह ओक हो गया, देवदार हो गया, सेब के बगीचों से घिरी हुई है। ओक, देवदार और सेब के बगीचों से घिरी हुई है खिरसू स्थान, ठीक है। यहाँ सबसे पुराने क्या, गडियाल देवता का मंदिर भी स्थित है। कौन सा सबसे पुराना, गडियाल देवा
माता का मंदिर भी स्थित है। ठीक है, ये आपका बेस तैयार कर लिया। अब बात करेंगे जो हमारी उत्तराखंड की परीक्षा वाणी है उसके आधार पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, उस किताब के आधार पर आपको अब पौड़ी गढ़वाल के बारे में बताता हूँ। देखो ये क्या है, लड्डू वीडियो होने वाली है। ठीक है, बहुत चीजों का मिश्रण है। अब परीक्षा वाणी के हिसाब से इसको पढ़ लेते हैं जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आइए इसका इतिहास भी जान लेते हैं परीक्षा वाणी के अनुसार। ठीक है, देखो 1815 से 1840 तक ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर रही थी। 1815 से 40 तक जो ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी कहाँ थी, श्रीनगर थी। 1840 में राजधानी श्रीनगर से पौड़ी में स्थानांतरित कर दी गई। ठीक है, 1815 से 40 ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी कहाँ थी, श्रीनगर थी, लेकिन 1840 में यहाँ से क्या कर दी, पौड़ी में स्थानांतरित कर दी गई और पौड़ी को ब्रिटिश गढ़वाल का एक नया जिला बनाया गया। स्वतंत्रता के बाद 1969 में से गढ़वाल मंडल का मुख्यालय बनाया गया। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात। ठीक है, 1969 में से गढ़वाल मंडल का एक मुख्यालय बना गया। यह समुद्र तल से लगभग 1650 मीटर की ऊंचाई पर कंडोलिया पहाड़ी की ढाल पर स्थित है। कहां पे, कंडोलिया पहाड़ी की ढाल पर स्थित है, 1650 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, यहां पर सर्वोच्च शिखर क्या है, झंझीधार है। 1992 में इसे हिल स्टेशन घोषित किया गया। देखो सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है, यहाँ पे झंडीधार है, जिसे 1992 में क्या हिल स्टेशन घोषित किया गया। 1960 में इस से काटकर चमोली जिले तथा 1997 रुद्रप्रयाग जिले बनाए गए। देखो इसी पौड़ी से काटे दो क्षेत्र काटे गए, 1960 में हो गया चमोली और 1997 में हुआ रुद्रप्रयाग। ठीक है, पौड़ी से हिमाच्छादित हिमालय का अर्धवृत्ताकार रूप जो व्यापक दृश्य दिखाई देता है वह भारत के किसी भाग से नहीं दिखाई देता है। इसके समीप के दर्शनीय स्थलों में से क्या, क्यूकालकेश्वर हो गया, नागदेव खिरसू हो गया और क्या ज्वालपा धाम हो गया, कंडोलिया मंदिर हो गया, भीमी की मंगरी हो गया। ठीक है, जलधारा बोलते हैं जिसे। ठीक है, भादु की मंगरी व इंद्रकील पर्वत आदि उल्लेखनीय स्थल है यहाँ के। ठीक है, अब थोड़ी और आगे चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में। और क्या कि नगर के ऊपरी भाग में 5 किलोमीटर की लंबाई में सघन वन क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर विश्वविद्यालय परिसर के अतिरिक्त घुड़ीदौड़ में इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। क्या है, घुड़दौड़ी में क्या है, इंजीनियर कॉलेज भी है यहीं पर। ठीक है, रांची में एक स्टेडियम का निर्माण किया गया जो एशिया का दूसरा सबसे ऊंचाई पर बसा हुआ स्टेडियम है। ठीक है, रांची इसका नाम है, एशिया का सबसे बड़ा दूसरा स्टेडियम है, ऊंचाई पर बसा हुआ है। देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रांची में एक स्टेडियम का निर्माण कराया गया जो एशिया में दूसरा सबसे ऊंचाई पर स्थित स्टेडियम है। ठीक है, एशिया में दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है ऊंचाई पर रांची। ठीक है, 24 दिसंबर 2001 को पौड़ी को देवप्रयाग से पुल से जोड़ दिया गया। 24 दिसंबर 2001 को पौड़ी को देवप्रयाग के पुल से जोड़ दिया गया। इस जनपद के कुछ भागों में भावर को छोड़कर पूर्णतः पर्वतीय क्षेत्र है, कुछ क्षेत्र को छोड़कर पूर्णतः क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, इस जिले में स्थित प्रमुख दर्शनीय स्थल इस प्रकार है। ठीक है, श्रीनगर के बारे में बात करते हैं। अलकनंदा के तट पर तथा पौड़ी से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वर्तमान श्रीनगर की स्थापना कब हुई थी, 1358 में गढ़वाल नरेशों द्वारा की गई थी। ठीक है, 1621 में महीपति शाह के समय यह अपने गौरवपूर्ण स्थिति में आ गया था। 1803 में भूकंप के इस नगर में काफी क्षति हुई। 1803 में यहाँ पे भूकंप आया जिसने इस नगर में क्या की, काफी ज्यादा क्षति पहुंचाई। 1804 से 15 तक इस गोरखाओं का यहाँ पे क्या रहा, शासन रहा, अधिकार रहा 1815 तक। ठीक है, 1894 में गौना झील के टूटने से अलकनंदा में आई बाढ़ ने इस नगर को तहस नहस कर दिया। फिर नगर को थोड़ा ऊंचाई पर बसाया गया जो वर्तमान में 1940 से अंग्रेजों ने यहाँ पर राजधानी पौड़ी स्थानांतरित कर दी। स्वतंत्रता के बाद पौड़ी जिले क्या बन गया, अलग रूप में इसका एक अंग बन गया। देखो अब चर्चा कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर में। देखो 1973 में यहाँ गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। ठीक है, 1973 में यहाँ गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके नजदीक, इसके निकट श्रीकोट में एक मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है। ठीक है, याद रखना, श्रीनगर कोटद्वार ऋषिकेश टिहरी तथा बद्रीनाथ से आने वाली सड़कों के जंक्शन पर स्थित है। विष्णु मंदिर, गरुड़ मंदिर और क्या, कटकेश्वर घड़ा महादेव मंदिर हो गया, कमलेश्वर मंदिर, कल्याणेश्वर मंदिर, किंकलेश्वर मंदिर, काली कमली मंदिर, राजेश्वरी मंदिर हो गया, गोरखनाथ की गुफाएं, अष्टावक्र मंदिर, मज्जू घोष मंदिर हो गया, महेंद्र चाल पर्वत हो गया, इंद्रकील हो गया, मणिकनाथ मंदिर हो गया। यहाँ के क्या है, प्रमुख दर्शनीय स्थल है। ठीक है, देखो ऋषिकेश से महत्वपूर्ण फैक्ट बता देता हूँ आपको। ठीक है, देखो उत्तराखंड में एम्स कहाँ पे है, तो ऋषिकेश में स्थापित है। ठीक है, एम्स एक तो दिल्ली पे, उत्तराखंड में कहाँ पे स्थापित है, एम्स चिकित्सालय तो ऋषिकेश में स्थापित है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। श्रीनगर के आसपास के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, पहला जो श्रीनगर के आसपास कौन सा है, धारी देवी मंदिर है। ठीक है, जो क्या है,
ये जल जो क्या है नदी के मध्य में बसा हुआ एक मंदिर है, बनाया हुआ मंदिर है धारी देवी मंदिर, ठीक है, धारी देवी मंदिर। तो थोड़ा व्याख्यात्मक रूप में चर्चा कर लेते हैं धारी देवी मंदिर के बारे में। श्रीनगर से लगभग 14 किलोमीटर दूर, ठीक है, कालियासोण से अलकनंदा के बाएं तट पर यह मंदिर स्थित है। यह मंदिर काली देवी को समर्पित है, ठीक है। धारी देवी किसको समर्पित है? काली देवी को समर्पित है। देखो आपसे पूछ लिया जाए कि अलकनंदा और भागीरथी का संगम कहाँ पे होता है, तो देवप्रयाग में होता है, ठीक है। देवप्रयाग से आगे इसको किस नाम से जाना जाता है? गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो धारी देवी किसके बाईं ओर है? तो अलकनंदा नदी तट के बाईं ओर, ठीक है, याद रखना। यह मंदिर काली देवी को समर्पित है। लोगों का मानना है कि जैसे जैसे दिन गुजरता है इस मूर्ति में बदलाव होता रहता है, जैसे जैसे दिनों में क्या होता है गुजरते रहते हैं तो इस मूर्ति में क्या होता है बदलाव होते रहते हैं। श्रीनगर जल विद्युत परियोजना का निर्माण अलकनंदा में बनी झील में डूब गया था, ठीक है। सिद्धपीठ धारी देवी मंदिर का प्राचीन शिला और मंदिर भी आ गया, ठीक है। सिद्धपीठ धारी देवी का नया मंदिर प्राचीन स्थल से ठीक 21 मीटर की मीटर की ऊंचाई पर निर्माणाधीन है, ठीक है, याद रखना। अब नेक्स्ट बात करते हैं सोम का भांडा के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। देवलगढ़ स्थित सोम का भांडा स्मारक प्राचीन समय से राजाओं की राजधानी थी। स्मारक की दीवारों में क्या कूटलिपि अंकित है? क्या है? कूटलिपि अंकित है, जो इतिहासविदों की चुनौती बनी है, जो इतिहासविदों के लिए क्या बनी है? एक चुनौती बनी है, ठीक है। देवलगढ़ से सोम का भांडा स्मारक में क्या बोल रहा है कि अलावा प्राचीन नाथ सिद्धू की गुफाएं भी यहाँ पे स्थित हैं, ठीक है। अब बात करते हैं केशवराव मठ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो श्रीनगर के पास स्थित इस मठ का नाम क्या? भारत के केशवराव के नाम पे पड़ा गया था, ठीक है। केशवराव मठ का नाम किस पे? भारत के केशवराव के नाम पर पड़ा था। आज से लगभग 800 वर्ष पूर्व जब वे बद्रीनाथ की यात्रा पे थे तो अधिक थक जाने के कारण इस स्थान पर सो गए थे। स्वप्न में बद्री भगवान ने उन्हें आगे न बढ़ने की आज्ञा दी और उसी स्थान पर जमीन में अपनी मूर्ति होने की सूचना दी और क्या किया कि उस मूर्ति को केशवराव ने स्थापित किया था। देखो ये जब क्या बद्रीनाथ की ये यात्रा कर रहे थे तो रात्रि में उन्हें इस स्थान पर विश्राम किया और इन्हें रात्रि में क्या हुआ? एक सपना हुआ। बद्री भगवान ने क्या बोला कि जिस स्थान पे आप विश्राम कर रहे हो उसके नीचे मूर्ति दबी हुई है, तो उसको किसने निकाला? इन्हीं केशवराव ने निकाला, तब इसका नाम क्या पड़ गया? केशवराव मठ पड़ गया। अब बात करते हैं शंकर मठ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यह मंदिर श्रीनगर शहर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थापित है। ऐसा विश्वास है कि इसका निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा किया गया था। मंदिर के गर्भ में ग्रह भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी की प्रतिमाएं हैं। इसके गृह में क्या? भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की प्रतिमाएं स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है कमलेश्वर मंदिर के बारे में। मान्यता के अनुसार यहाँ भगवान राम ने भगवान शिव की 1000 कमल के फूलों की उपासना की थी, ठीक है। क्या मान्यता है? भगवान राम ने भगवान शिव की 1000 कमल के फूलों की उपासना की थी। भगवान राम को ऐसा लगा कि एक फूल कम है, तब उन्होंने क्या किया कि प्रायश्चित से अपनी एक आंख भेंट कर दी, ठीक है। प्रायश्चित के लिए एक आंख भेंट कर दी। यह संतति दाता था, पुत्रदाता के रूप में प्रसिद्धि है। यहाँ संतान चाहने वाले क्या लोग बैकुंठ चतुर्दशी के रात्रि भर हाथ पर घी के दीपक लेकर खड़े होते हैं संतान प्राप्ति के लिए। अब बात करते हैं कोटद्वार के बारे में। यह गढ़वाल का प्रवेश द्वार। देखो गढ़वाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? कोटद्वार को कहा जाता है। अगर कुमाऊं का प्रवेश द्वार पूछनी हो जाए तो काठ गोदाम को कुमाऊं का प्रवेश द्वार, ठीक है। और क्या? गढ़वाल का प्रवेश द्वार कोटद्वार, ठीक है। गढ़वाल का कोटद्वार हो गया प्रवेश द्वार और कुमाऊं का काठ गोदाम हो गया प्रवेश द्वार, ठीक है, जो कि समतल भूमि पर बसा है। यहाँ पौड़ी गढ़वाल जिले का एकमात्र रेलवे स्टेशन है, ठीक है। जैसे कुमाऊं का रेलवे स्टेशन यहाँ पे है, कहाँ पे? काठ गोदाम पे, वैसे यहाँ एकमात्र रेलवे स्टेशन कहाँ पे है? यहीं पर है, ठीक है, कोटद्वार पे, ठीक है। यह नगर क्या बोल रहा है? खोह नदी के दाहिनी ओर बसा है। देखो कोटद्वार किस नदी के किनारे बसा है? खोह नदी के दाहिनी ओर बसा है, ठीक है। इससे नजदीकी क्या बोला कि मोरध्वज का किला है। देखो मोरध्वज का किला कहाँ पे है? कोटद्वार में है, ठीक है। यह पुराने गढ़ों में खंडर और क्या बोला कि भग्नाशेष भी हैं। इसके आसपास के प्रमुख दर्शनीय स्थल इस प्रकार हैं। देखो इसके आसपास के प्रमुख दर्शनीय स्थल बाद मैंने कर्णाश्रम के बारे में बताया, ठीक है। ये कोटद्वार से लगभग 40 किलोमीटर दूर शिवालिक श्रेणी के हेमकूट और मणिकूट पर्वतों के मध्य पर मानी नदी के तट पर बसा हुआ है ये ऐतिहासिक नगर, ठीक है, कर्णाश्रम, ठीक है। तो प्राचीन काल में बोला कि यह वैदिक शिक्षा एवं सांस्कृतिक प्रचार प्रसार का केंद्र था। यह क्या था? प्राचीन काल में जो वैदिक शिक्षा होती थी उसका क्या था? ये
प्रचार प्रसार का केंद्र था एक कर्णाश्रम, ठीक है। महाकवि कालिदास ने भी यहाँ शिक्षा प्राप्त की थी और यहीं से प्रेरणा होकर अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना उन्होंने इसी आश्रम पर की थी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं महर्षि गौतम विश्वामित्र कर्णनी तप, इसको क्या माना जाता है, तपस्वी माना जाता है, ठीक है। इनकी अगर हम बात करें कि देखो विश्वामित्र व मेनका की पुत्री शकुंतला एवं राजा दुष्यंत के प्रेम तथा भरत के जन्म का भी साक्षी है कर्णाश्रम, ठीक है। मालिनी नदी के तट पर बना है और इन्हीं भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा, ठीक है। और क्या बोल रहा है आगे बात करते हैं, देखो महाकवि जो कौन थे, कालिदास थे, इसे किसलय प्रवेश कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, किसलय प्रदेश कहते हैं। महाकवि कालिदास इसे क्या बोलते हैं, किसलय प्रदेश बोलते हैं, ठीक है। डॉक्टर संपूर्णानंद ने 1955 में कर्णाश्रम के महत्व को पुनः स्थापित करके प्रयत्न किया। डॉक्टर संपूर्णानंद ने इसके महत्व को पुनः स्थापित किया कब, 1955 पे, ठीक है। कर्णाश्रम में मानी नदी के पहाड़ी पर स्थित एक छोटे मंदिर में महर्षि कर्ण, भरत, कैश्यप आदि की मूर्तियां हैं। प्राचीन काल से यह आश्रम कर्ण ऋषि के नेतृत्व में विद्या अध्ययन का बहुत बड़ा केंद्र था, ठीक है। भारत स्मारक के साथ साथ यहाँ पुरातात्विक महल भी अनेक मूर्तियां सुरक्षित हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कालागढ़ के बारे में। कोटद्वार से 48 किलोमीटर दूर स्थित कालागढ़ प्रकृति प्रेमियों के लिए क्या है, एक बहुत सुंदर स्थल है, ठीक है। यहाँ रामगंगा नदी पर निर्मित बांध दर्शनीय है। यहाँ पे क्या है, रामगंगा पर निर्मित बांध दर्शनीय है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट सिद्धबली मंदिर के बारे में, ठीक है। हनुमान जी का यह प्रसिद्ध मंदिर कोटद्वार से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, सिद्धबली मंदिर, ठीक है। हनुमान जी को समर्पित है। नेक्स्ट बात करते हैं दुगट्टा के बारे में, ठीक है। कोटद्वार से 16 किलोमीटर उत्तर में लंगूर के सिलगाड़ के संगम पर स्थित दुगट्टा को 19वीं शताब्दी में पंडित धनीराम मिश्र ने अपने खेत पर में बसाया था, जो कि ब्रिटिश काल में गढ़वाल का एक प्रमुख व्यापारिक एवं राजनीतिक केंद्र था। यह स्थान साहित्यकार शिव प्रसाद डबराल चारण का क्या था, साधन स्थल है। घुमक्कड़ कवि कहा जाता है चारण जी को, ठीक है, शिव प्रसाद चारण जी को, ठीक है, शिव प्रसाद डबराल चारण जी को। अब बात करते हैं गढ़वाल क्षेत्र में कुली बेगार प्रथा, डोला पालकी आंदोलन, आर्य समाज की स्थापना एवं स्वराज प्राप्ति की भावना को जागृत करने का श्रेय इसी नगर को है। बद्रीदत्त पांडे, जयानंद भारती, स्वर्गीय मुकुंदीलाल बैरिस्टर के यहाँ आने का कारण राजनीतिक क्षेत्र में भी एक नगर के रूप में विकसित हुआ था और उनका गढ़ बना था, ठीक है। इनका मैंने मेरे जो उत्तराखंड के प्रमुख क्या है व्यक्तित्व है उनमें इनके बारे में चर्चा की है। मुकुंदीलाल हो गए, ठीक है, बद्रीदत्त पांडे, इनके बारे में मैंने वहां चर्चा किया। आप मेरे YouTube चैनल पे आके उन्हें देख सकते हो, ठीक है, जिनके बारे में व्याख्यात्मक रूप में चर्चा की गई है, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1930 में पहली बार दुगट्टा नगर में पधारे हो तथा दूसरी बार 1945 में आए थे, ठीक है, याद रखना। चंद्रशेखर आजाद की जो नाथोपुर दुगट्टा निवासी साथी भवानी सिंह रावत की प्रेरणा से युवा साथियों के साथ सन 1930 में दुगट्टा नगर पर एक सप्ताह तक रहे और निकट के जंगल में पिस्टल की ट्रेनिंग दी। चंद्रशेखर आजाद भी क्या नाथोपुर दुगट्टा निवासी अपने दुगट्टा निवासी साथियों के साथ यहाँ रहे थे 1 हफ्ते और क्या किया था, उनको पिस्टल की ट्रेनिंग दी थी इसके समीप जंगल में, ठीक है। बिनसर महादेव पौड़ी और चमोली के बॉर्डर पर दूधातुली श्रेणी में स्थित है बिनसर महादेव, ठीक है। प्राचीन मंदिर व देवस्थल अपनी पुरातात्विक समृद्धि के लिए प्रसिद्ध है। इसी देवस्थल को तालेश्वर दानपात्रों के वीणाश्वर स्वामी भी कहा जाता है। देखो तालेश्वर दानपत्रों में वीणाश्वर स्वामी किसे कहा जाता है, तो बिनसर महादेव को कहा जाता है, ठीक है। महत्वपूर्ण फैक्ट होने वाला है, तालेश्वर के जो हमारे क्या है दानपत्रों में वीणाश्वर स्वामी किसे कहा जाता है, तो हमारे बिनसर महादेव को, ठीक है। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर बड़ा मेला लगता है जिसमें गढ़वाल कुमाऊं के लोग सम्मिलित होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा में यहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है, ठीक है। यहाँ से सूर्योदय सूर्यास्ताव का देखो, यहाँ से क्या सूर्योदय और सूर्यास्त का मनोरम दृश्य दिखता है, ठीक है। अब बात करते हैं नीलकंठ महादेव, ठीक है। शिव जी का यह प्रसिद्ध मंदिर किसको समर्पित है, शिव जी को समर्पित है। गंगा जी के निकट पर पहाड़ों पर है। यह शंभु निशंभु नामक 2 पर्वतों पर है। देखो 2 पर्वतों के पर है नीलकंठ महादेव, एक पर्वत है शंभु, दूसरा पर्वत है निशंभु नामक 2 पर्वतों पर है, ठीक है। अब बात करते हैं खिरसू के बारे में। पौड़ी से 19 किलोमीटर दूर स्थित खिरसू प्रदूषण मुक्त एक शांत पर्यटक स्थल है। मैंने पहले ही बता दिया खिरसू के बारे में, ठीक है। प्रदूषण मुक्त क्या है, एक शांत पर्यटक स्थल है खिरसू, आपको इससे पहले ही बता दिया मैंने। ज्वाला या ज्वाल्पा देवी मंदिर, देवी दुर्गा को समर्पित ज्वाला या ज्वाल्पा देवी मंदिर, ठीक है। प्रसिद्ध शक्तिपीठ ज्वाला या ज्वाल्पा देवी क्या बोलते हैं कि दीप्त ज्वालेश्वरी पौड़ी कोटद्वार मंदिर मार्ग पर पौड़ी से लगभग 34 किलोमीटर दूर पश्चिम पर स्थित है। देखो मेरी सीरीज बहुत तेज चल रही है क्योंकि ऊपर भी मैंने बता दिया है, नीचे आपको परीक्षा वाणिका संकलन में आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखो लैंस टाउन के बारे में चर्चा करते हैं। यह सैन्य नगर कोटद्वार से 37 किलोमीटर पर पौड़ी से 81 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस स्थान पर 4 नवंबर
1887 को गढ़वाली पलटन आई थी। सितंबर 1890 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पर इस स्थान का नाम क्या पड़ा, लैंसडाउन पड़ा। पहले इसका नाम क्या था, कालू का डांडा था। भारतीय सेना की विख्यात गढ़वाल राइफल्स का कमांड ऑफिसर यहीं पर स्थित है। देखो जो भारतीय सेना का विख्यात जो गढ़वाल राइफल्स का कमांड ऑफिस है यहीं पर गढ़वाल क्षेत्र पर स्थित है, ठीक है, लैंसडाउन पे, ठीक है, याद रखना। यहाँ पर प्रसिद्ध कालेश्वर महादेव का मंदिर भी है, जिस कारण इस नगर को कालेश्वर भी कहा जाता है। देखो किस नगर को कालेश्वर नगर के रूप में जाना जाता है, तो लैंसडाउन को कालेश्वर महादेव नगर के रूप में जाना जाता है, ठीक है। जिस स्थान पर इस नगर को कालेश्वर भी कहा जाता है, दरबान सिंह नेगी व गब्बर सिंह नेगी के स्मारक म्यूजियम होगी, टिफिन टॉप आदि गढ़वाली में इसके दर्शनीय स्थल हैं, ठीक है, याद रखना। और तारकेश्वर मंदिर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। शिव का यह प्रसिद्ध मंदिर लैंसडाउन से 36 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहीं से 20 गंगा व मधुगंगा नदियां निकली हैं। यहीं से क्या 20 गंगा व मधुगंगा नदियां निकली हैं, ठीक है, तारकेश्वर मंदिर से। देवलगढ़ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देवलगढ़ गढ़वाल राजाओं की राजधानी रही है, जो कि बाद में श्रीनगर स्थापित हुई थी, ठीक है। और यहाँ राजेश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर है, जो गढ़वाल नरेशों की कुल देवी थी। देखो राजेश्वरी देवी किसकी कुल देवी थी, गढ़वाल नरेशों की क्या थी, कुल देवी थी। जो मंदिर कहाँ स्थित है, देवलगढ़ में स्थित है, ठीक है। यह श्रीनगर से लगभग 20 किलोमीटर की दूर 4000 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है देवलगढ़ मंदिर, ठीक है। नेक्स्ट है कोट महादेव के बारे में। देखो कोट महादेव का मंदिर पट्टी शीतोष्णिशु में स्थित है। यह स्थल महर्षि वाल्मीकि की तपस्थली थी। देखो यह स्थल क्या थी, महर्षि वाल्मीकि की तपस्थली थी। मान्यता है कि लवकुश द्वारा राम के अश्वमेध यज्ञ को घोड़ा रोकने की जो कहानी है यहीं पर हुआ था, ठीक है। मान्यता है कि सीता यहीं के जो फल स्वाड़ी गांव के मैदान में क्या कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन धरती की गोद में समाई थी। सीता जी क्या यही क्षेत्र है, एक फलस्वाड़ी गांव के मैदान में कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन यहीं पर धरती में समाई थी सीता जी, ठीक है। तो हमारी क्या गढ़वाल क्षेत्र का पहला जनपद पढ़ लिया हमने। पौड़ी गढ़वाल के बारे में व्याख्यात्मक रूप में चर्चा कर ली। इसके प्रमुख आश्रमों के बारे में चर्चा कर ली, ठीक है। यहाँ का प्रशासनिक ढांचा हो गया, यहाँ के जो प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं, मंदिर हैं, धार्मिक स्थल हैं, उनके बारे में चर्चा कर ली। यहाँ के जो कुंड हैं उनके बारे में चर्चा कर ली है, ठीक है। और जो यहाँ की जो क्या है तहसील है, विकास खंड है, इसका जो प्रशासनिक, राजनीतिक एवं धार्मिक एवं पर्यटक की दृष्टि से जितने भी इंपोर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने आपको बता दिया है। और लास्ट में सभी जनपदों की एक प्रश्नोत्तरी आएगी, बहुत बड़ा प्रश्नोत्तरी होगा, जिसमें क्या आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से आपका क्या करा जाएगा, रिवीजन करा जाएगा। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो आप विजिट कर सकते हो, जहां आपको इसी प्रकार की वीडियो उपलब्ध होंगी, जो आपका क्या बेस तैयार करेगा, आपको एक सशक्त क्या कर देगा, सशक्त परीक्षार्थी के रूप में उभारेगा, ठीक है। अगर आप मेरे फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, बिहेव एजुकेशन का सर्च मार के, वहाँ पे इसके फोटोज अवेलेबल होते हैं और इससे संबंधित PDF और डेली क्विज सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता भी कराई जाती है। तब तक के लिए धन्यवाद। इसका सेकंड पार्ट गढ़वाल का दूसरा जनपद जल्द आपके सामने होगा। कल मैं आपके लिए इसका दूसरा पार्ट लेके आऊँगा, गढ़वाल का दूसरा जनपद।